हेलो। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज द ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फिजिक्स। तो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फिजिक्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिस वीडियो इज ए पार्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ लेक्चर, और ये आपके आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए या 11th क्लास के लिए या बीएससी क्लास के लिए या कोई भी ऐसा पर्सन जो ग्रेविटी या ग्रेविटेशन को समझना चाहता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ हम जाएंगे। ओके, सो लेट्स सी दैट। सो व्हाट इज द ग्रेविटी और व्हाट इज द ग्रेविटेशन? जैसे सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई ग्रेविटी या ग्रेविटेशन का शब्द बोलता है तो उसी समय हमारे दिमाग में धरती पर गिरते हुए किसी बॉल की या किसी गिरते हुए आदमी की एक इमेज आ जाती है, या किसी के दिमाग में घूमती हुई धरती की, तो किसी के दिमाग में न्यूटन या आइंस्टीन की फोटो आ जाती है। ओके, क्योंकि हमने ग्रेविटी को इन्हीं चीजों से रिलेटेड होकर के समझा है। शायद आप सभी लोगों ने पहली बार ग्रेविटी या ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में अपने स्कूल डेज में पढ़ा होगा, जब आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और एक सेब का पेड़ उनके ऊपर गिरता है, एंड देन ही डिस्कवर्ड द ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, और उन्होंने अपना फेमस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। ओके, और उसके बाद हम एक मैथमेटिकल थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन इस थ्योरी के अलावा भी आपको आप जानते ही हैं कि ग्रेविटी इज रेस्पॉन्सिबल सो मेनी वेरियस थिंग्स इन द यूनिवर्स। जैसे कि रात और दिन का होना, ये क्यों पॉसिबल है? इट्स ऑल ड्यू टू द ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो धरती घूमेगी नहीं। धरती का अपने एक्सिस पे घूमने का कारण क्या है? सूर्य धरती को अपनी ओर आकर्षित करता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एंड बिकॉज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट यूनिफॉर्म, दैट्स व्हाई अर्थ इज रोटेटिंग इट्स ओन एक्सिस। एंड अनदर रीजन इज दैट बिकॉज ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, धरती अपने एक्सिस पे घूमती है। ठीक है, इसके ऊपर एक लंबा डिस्कशन भी किया जा सकता है कि आखिरकार धरती अपने एक्सिस पर क्यों घूमती है, बट इन शॉर्ट सभी को इतना तो मालूम नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धरती घूमती है, तो उसी वजह से रात दिन होते हैं। ठीक है, आप जब शाम को देखते हैं या रात को देखते हैं तो आपको बहुत सारे तारागण, स्टार्स दिखाई देते हैं, आपको अलग अलग पैटर्न दिखाई देता है, आपको चंद्रमा भी बढ़ता और घटता हुआ दिखाई देता है। तो ये सब फिनोमिना के पीछे क्या कारण है, कौन रेस्पॉन्सिबल है? इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल है ग्रेविटी। बिकॉज ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जिसकी वजह से ब्रह्मांड बना है, जिसकी वजह से तारे बनते हैं, पैदा होते हैं, तारे मरते हैं और तारे इवॉल्व होते हैं। तारे ही नहीं, हमारी जो गैलेक्सी है वो भी इवॉल्व होती है टाइम टू टाइम। मीन्स वी कैन नॉट इमेजिन यूनिवर्स विदाउट इमेजिनेशन, विदाउट द नॉलेज ऑफ और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, और द ग्रेविटी, तो ग्रेविटी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए इंसान ने जब से सोचना समझना शुरू किया है तभी से वो इन चीजों को समझ रहा है। और हर कोई व्यक्ति, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो घरेलू हो, बाहर का हो, सब कोई, हर कोई इस ब्रह्मांड के रहस्य को, इस ब्रह्मांड के ओरिजिन को, इस यूनिवर्स के फेट को जानना चाहता है। ओके, और इस रहस्य को समझने के लिए ग्रेविटी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये तो हमारा एक भूमि का इंट्रोडक्शन हो गया कि कितना इंपॉर्टेंट है ग्रेविटी और आप क्यों और किस लिए। यहाँ पे
इन चीजों को समझना चाहते हैं। जब हम टेक्निकली बात करते हैं ग्रेविटी को समझने की और हिस्टोरिकली बात करते हैं, तो टेक्निकल डिटेल्स स्टार्ट होती है न्यूटन के समय से, और हिस्टोरिकली जाए तो हम देखते हैं कि यूरोप में कॉपरनिकस के टाइम से, टाइको ब्राहे के टाइम से इस ओर ध्यान दिया गया। और अगर हम एंशिएंट इंडिया में जाएं तो वराहमिहिर, भास्कराचार्य और आर्यभट्ट के समय से इस पर ध्यान दिया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि भास्कराचार्य ने अपनी एक बुक लिखी है सूर्य सिद्धांत, जिसमें पहली बार गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स का डिस्कशन भास्कराचार्य ने किया है। ओके, कॉपरनिकस जो कि एक मॉन्क थे, और कॉपरनिकस ने पूरी लाइफ क्या किया, कॉपरनिकस ने पूरी लाइफ नेक्ड आई से, बेयर्ड आई से इस यूनिवर्स का ऑब्जर्वेशन किया, है ना। पूरी रात वो देखते थे पूरे आकाश को। ऐसा माना जाता है अपनी पूरे 70 साल के लाइफ टाइम में उन्होंने मैक्सिमम टाइम इस आकाश का ऑब्जर्वेशन किया और ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन किया। ओके, क्योंकि आप जब देखते हैं रोज रात को स्टार्स को, तो अलग अलग आपको एक पैटर्न दिखाई देता है। आजकल तो बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप भी अवेलेबल हैं, लेकिन ये बात उस समय की है जब इतने ज्यादा टेलीस्कोप्स अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि टेलीस्कोप का खुद का आविष्कार कॉपरनिकस के 100-150 साल बाद में गैलीलियो ने किया। कॉपरनिकस के एक स्टूडेंट थे टाइको ब्राहे। कॉपरनिकस के बाद में टाइको ब्राहे ने इस चीज को कंटिन्यू रखा, और टाइको ब्राहे भी अपनी पूरी लाइफ इस ऑब्जर्वेशन को करते रहे। बीच में हो सकता है कुछ और लोग भी आए हैं, लेकिन ये कुछ मोटे मोटे नाम हैं। टाइको ब्राहे के स्टूडेंट थे जॉन कैपलर। जॉन कैपलर ने जो किया है वो काम इस ह्यूमन लाइफ टाइम में किए जाने वाले कामों में से एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंट काम है कि आज भी उस काम की सराहना होती है। कैपलर ने, कॉपरनिकस, टाइको ब्राहे और खुद कैपलर ने जितने भी रातों का उनके पास में डाटा था, पैटर्न था, उन सबको नोट डाउन किया, और नोट डाउन करके उन्होंने कुछ लॉज कंक्लूड किए, निकाले ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा। और ध्यान रखिए ये उस समय की बात है जब कोई कंप्यूटर नहीं था। सारा डाटा का एनालिसिस उन्होंने खुद अपने आप किया है, और इतने कम समय में किया, 18 साल के अंदर या 18 महीने, आई एम श्योर, यू कैन गूगल इट अबाउट दिस। उन्होंने पूरा एनालिसिस करके 3 लॉ दिए, जिन्हें कैपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन के नाम से जाना जाता है। और these laws are very helpful to prove the Newton's laws of gravitation। वैसे न्यूटन के अपना एक तरीका है उनका, न्यूटन का देने का, कि कैसे उन्होंने डिस्कवर किया है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। बट कैपलर्स के लॉज भी बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। तो जब टेक्निकल डिटेल में हम जाते हैं, स्कूल लेवल पे हम जाते हैं, कभी ग्रेविटेशनल फिजिक्स पढ़ते हैं, सबसे पहले जो हमें पढ़ाया जाता है वो या तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, या फिर कैपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन होता है। तो हम भी अपने डिस्कशन को, अपनी वीडियोस को इसी लॉ से स्टार्ट करेंगे। ओके, कैपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन से ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप कंटिन्यू और कमेंट कीजिए इस बारे में कि आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ग्रेविटेशन, डू यू लाइक ग्रेविटेशन, डू यू लाइक यूनिवर्स, क्या आप जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड कहाँ से आया है, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रश्न टेक्निकली, क्योंकि ऐसे तो हमारे पास में यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन सभी के अंदर टेक्निकल डिटेल, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, प्रिसाइज डेफिनेशन हो ये जरूरी नहीं है। और फिजिक्स और साइंस हमेशा प्रिसाइज और एक्यूरेट डेफिनेशंस, फिनोमिना, ऑब्जर्वेशंस, क्वेश्चनिंग, इन सब पे बिलीव करता है। तो आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आस्क क्वेश्चंस, ओके, इन द फॉर्म ऑफ द कमेंट। ओके,
Thank you, and we will start from the Kepler's laws of planetary motion. Okay.